चलिए जब तक स्क्रीन शेयर हो रही है, टॉपिक है स्कोप एंड नेचर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पंचायत एंड नीड फॉर होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट। सेकेंड स्लाइड, कि आखिर अभिसरण की जरूरत क्यों पड़ी, क्या क्यों ऐसा सोचा गया कि बिना कन्वर्जेंस के जो है ग्राम पंचायतों का समग्र विकास संभव नहीं है, ऐसा क्यों सोचा गया, और व्हाई कन्वर्जेंस नॉट हैपनिंग। लेकिन ये मानते हुए कि बिना कन्वर्जेंस के ग्राम पंचायतों का समग्र विकास नहीं हो सकता, उसके बाद भी कन्वर्जेंस नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। प्लेथोरा ऑफ स्कीम्स, बहुतायत में जो है अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग स्कीमें चल रही हैं। नंबर ऑफ एजेंसीज, अलग अलग एजेंसीज ग्राम पंचायतों में काम कर रही हैं। लैक ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, जानकारियों का अभाव है। लैक ऑफ सिस्टमैटिक टूल्स, जो हमें सिस्टमैटिक टूल्स चाहिए काम करने के लिए अन्य डिपार्टमेंट्स में, अन्य लाइन डिपार्टमेंट्स में, उनकी कमी है। कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी है, कहीं ना कहीं जानकारियों की कमी है। पर्सनालिटी बेस्ड अप्रोच, कहीं कहीं ग्राम पंचायतों में सरपंचों का या जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, वो समुदाय के हिसाब से काम करना नहीं चाहते। कई बार वो अपने पार्टी के हिसाब से काम करना चाहते हैं, अपने पार्टी के एजेंडा के हिसाब से काम करना चाहते हैं। ये भी एक कारण है कि कन्वर्जेंस नहीं हो पा रहा है। और लास्ट है प्लानिंग फॉर स्कीम्स एंड नॉट फॉर एक्टिविटी। हम लोगों की जो प्लानिंग है वो स्कीम्स के अकॉर्डिंग हो रही है कि 15 फाइनेंस का पैसा है, ये स्टेट फाइनेंस का पैसा है, इसकी ये गाइडलाइंस हैं, ये एग्रीकल्चर का पैसा है, ये आईसीडीएस का पैसा है। हम एक्टिविटीज को फोकस नहीं करें। एक्टिविटीज इन द सेंस कि हमें अगर ये सारा प्लान, अगर हम लोगों के पास सभी चीजें, हमारे पास रिसोर्स एनवेलप हो, इन द सेंस सबसे पहले अगर हम रिसोर्स एनवेलप बना लें, संसाधनों को जुटा लें कि हमारे ग्राम पंचायत में कहाँ से कितनी फंडिंग हो रही है, उसको टॉप टू बॉटम अगर हम लोग लिख लें, जानकारी उसकी प्राप्त कर लें, तो उसके बाद हम जो है प्लानिंग को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारा विजन हो, जिसमें हमारा गोल हो, जिसमें हमारा दृष्टिकोण हो, जिसमें हमारा लक्ष्य हो, कि अगर हम ये प्लान करते हैं तो आने वाले दिनों में जो हम ये लक्ष्य रखा है उसके क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो हमने स्कीम्स को प्लान नहीं करना है, हमने एक्टिविटीज को प्लान करना है। तो ये जो कन्वर्जेंस हो रहा है इन कारणों से नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्रांजल। रेशनल फॉर कन्वर्जेंस। अब कन्वर्जेंस के लिए क्या तर्क दिए गए कि आखिर कन्वर्जेंस क्यों किया जाना चाहिए। इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एंड रीच ऑफ पुअर सेंट्रिक प्रोग्राम, जो गरीबों के लिए जो भी प्रोग्राम्स हैं उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, उन प्रोग्राम्स को बढ़ाने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए कन्वर्जेंस की जरूरत होती है। बेटर पार्टिसिपेटरी प्लानिंग बाय द ग्राम पंचायत अलोंग विद द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क, जो समुदाय आधारित संगठन है और ग्राम पंचायत है, दोनों को मिलके ग्राम पंचायत में रहने वाले जो लाभार्थी हैं, ग्राम पंचायत के लोगों के बेटरमेंट के लिए, उनके अच्छे के लिए जो है प्लानिंग करनी चाहिए, मिलके प्लानिंग करनी चाहिए। Democratically conscious community to help strengthen and sustain local government institutions resulting in better service delivery. ये बात परसों भी रखी गई थी कि अगर हम हमारे ग्राम पंचायतें सेल्फ गवर्नमेंट के लिए तभी सशक्त पूर्ण काम कर पाएंगी जब हम जो है अपने स्वयं के आय के स्रोत बढ़ाएंगे, और जब हमारे स्वयं के आय के स्रोत बढ़ेंगे और अन्य मदों से जो हमें पैसा मिल रहा है उसके हिसाब से ही जो हमें चीजें मिल रही हैं, उसी हिसाब से जो है हम जो है अच्छी सर्विसेज जो है ग्राम पंचायतों में डिलीवर कर पाएंगे। तभी जो है हम जो है अपना अच्छा से कार्य कर पाएंगे। बल्कि जो हम ओएसआर की बात परसों कर रहे थे उसमें एक बात और, अगर हम रघुवंश में कालिदास जो हैं वो राजा दिलीप की स्तुति करते हुए कहते हैं कि वो अपनी प्रजा की भलाई के लिए उनसे उसी प्रकार कर वसूल करते हैं जैसे सूर्य
पृथ्वी से नमी खींचता है और उसे 1000 गुना करके वापस दे देता है। इन द सेंस कि जो भी हम जो है आए OSR ग्राम पंचायत वालों से ले रहे हैं, उनको कई गुना करके उनको बेटर सर्विसेज की डिलीवरी हम लोग कर रहे हैं। और अगर हम कन्वर्जेंस के माध्यम से ये चीजें करेंगे तो हम अपने ग्राम पंचायतों को और मजबूत और सशक्त करेंगे। Increased capabilities of the CBOs and people to demand for entitlements, मतलब जो लोग जिसके लिए पात्र लोगों के लिए हम लोग जो है अपनी क्षमताओं के हिसाब से समुदाय आधारित संगठनों से के साथ मिलके उनकी पात्रता के अनुसार अगर काम करें तो ग्राम पंचायतें जो है और मजबूती से सशक्तता से काम करेंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्रांजल। हाउ कन्वर्जेंस मेक डिफरेंस, कन्वर्जेंस से क्या फर्क आता है ये आप स्लाइड के माध्यम से देख रहे होंगे कि कम्युनिटी ने ही प्लानिंग की और कम्युनिटी मॉनिटरिंग कर रही है। एक तरफ वो डिमांड कर रही है, एक तरफ किसी चीज की मांग कर रही है और दूसरी तरफ उसका प्रेशर भी है। अब इसमें अगर जैसे प्लानिंग के लिए कोई काम हमने जैसे अगर वनीकरण की बात करें या कहीं नाली खड़ंजे किसी चीज की बात करें तो हमने ये देखा कई जगह ये ऐसी प्रैक्टिसेस की गई, बेस्ट प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें, चाहे वो हम केरल की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, इवन हम अपने पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें, उन्होंने ऐसा किया कि प्रत्येक गांव से जो वॉलंटरी पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे जानकार लोग थे, उन्हें वॉलंटियर्स के रूप में चुन लिया और उनको जो है जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे जो JEA जो लोग हैं उनके साथ बैठ के उनको स्कीमों का थोड़ा थोड़ा सा उनको ज्ञान दे दिया जाए कि अगर CC रास्ता बन रहा है या खड़ंजा बन रहा है तो इसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, बगल में नाली होनी चाहिए, अगर वनीकरण हो रहा है तो एक से दूसरे गड्ढे की दूरी इतनी होनी चाहिए, पौधे कौन सी प्रजाति के लगने चाहिए। इस ढंग के बेसिक नॉलेजेस जो भी हम प्लान में रखें उनको उस प्लानिंग को उस कम्युनिटी से कुछ लोग जो हैं अलग अलग जो वार्ड्स हैं वहां से चुन के किए जा सकते हैं, उनको ऐसी ट्रेनिंग्स दी जा सकती हैं ताकि वो अच्छे से मॉनिटर कर पाए कि जो भी कार्य हमारी ग्राम पंचायतों में हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता सही है कि नहीं। तो एक तरफ तो ग्राम पंचायत ने डिमांड की और दूसरी तरफ उसका प्रेशर है, डिमांड भी की और प्रेशर भी है। इससे क्या होता है, बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, जो भी कार्य ग्राम पंचायतों में चल रहे हैं उसका अच्छी तरह से जो है संचालित होते हैं, अच्छी तरह से अच्छी गुणवत्ता के होते हैं, तो बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स। और उसका क्या नतीजा निकल के आता है कि एक तो एक्टिव पंचायत जो है एक एक्टिव रोल करती है, बड़ा सशक्त बनती है, और दूसरा इफिशिएंट डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट उनसे जुड़े हैं कन्वर्जेंस के माध्यम से, जो भी डिपार्टमेंट जो है पंचायतों के साथ मिले हैं वो भी अपनी पूरा 100% उसमें देते हैं, जिससे क्या होता है जो पब्लिक को इम्प्रूव पब्लिक सर्विस डिलीवरी, जो भी हम जैसे अभी आप सिटीजन चार्टर को अगर सुनेंगे तो वहीं पर सर्विस डिलीवरी की जहां पर बात आएगी तो वो तभी हो पाएगा कि किसी चीज की प्लानिंग हुई, मॉनिटरिंग हुई, अच्छी तरह स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, और तभी जो है पब्लिक की जो सर्विसेज हम दे पा रहे हैं वो इम्प्रूव होंगी। नेक्स्ट, स्कोप बास्केट फॉर कन्वर्जेंस। अब आप देखिए जैसे कि आप देख रहे थे कि जनवरी फरवरी में यहाँ पर निदेशालय स्तर पर सभी 13 जनपदों से VPDOs, ADPROs, ADO पंचायत प्रधानों के सभी जनपदों से 1 माह का जो है प्रशिक्षण 2-2 दिवस का रखा गया था। तो अधिकांश जो पहाड़ों के से प्रधान आए थे उनका ये मानना था कि हमारी ग्राम पंचायत में पैसा ही नहीं आता, 15 फाइनेंस का इतना पैसा है, राज्य वित्त का इतना पैसा, हम करें तो क्या करें। तो उनके लिए है स्कोप और बास्केट फॉर कन्वर्जेंस, ये तभी संभव है जब हम सारे डिपार्टमेंट्स को एक छत के नीचे लेके आएंगे, एक बास्केट,
जैसे आप देखेंगे कि एक सब्जी वाले के पास आप जाते हैं तो एक टोकरी होती है, उसमें आपको केला भी मिलता है, अमरूद भी मिलता है, सेब भी मिलता है, पपीता भी मिलता है, सारे प्रकार के जो फल हैं वो एक टोकरी में मिलते हैं। तो इसी में वो कह रहा है बास्केट ऑफ कन्वर्जेंस। अभी सबसे बड़ा जैसे मनरेगा है, मनरेगा के साथ अगर हम बात करें, आईटीडीए की बात करें, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी है, आईडब्ल्यूएमपी की बात करें, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट है, मार्कफेड की बात करें, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन की बात करें, सेरिकल्चर रेशम उत्पादन की बात करें, डब्ल्यूएनसीडी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, पीआरएनडीडब्ल्यू पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट की बात करें, एनआरएलएम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की बात करें, आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की बात करें, पीआरएनआरडी एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन की बात करें, और ऐसे ही कई डिपार्टमेंट्स और हैं, जो फिशरी की बात करें, एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, तो ये सारे जब हम लोगों ने अपना रिसोर्स एनवलप बना लिया, हमने ये जान लिया, और इसी में जो है सांसद निधि, विधायक निधि या किसी और फंड की बात करें, जब हमने एक बार अपना रिसोर्स एनवलप बना लिया तो इन सारी पैसे को मिलाकर जो है एक काम, एक होलिस्टिक प्लान, एक समग्र विकास का एक सिंगल प्लान बनाया जा सकता है, जिससे छोटी छोटी ग्राम पंचायतों में भी एक साथ उस पैसे को इस्तेमाल करके, उस फंडिंग को इस्तेमाल करके अच्छी सर्विसेज जो है ग्राम पंचायत को दी जा सकती है। ग्राम पंचायत के स्तर को जो ग्राम पंचायत लोकल गवर्नमेंट की बात करती है, उसके सपने को साकार किया जा सकता है और ग्राम वासियों को अच्छी सर्विसेज दी जा सकती हैं। एक और जहां हम देख रहे हैं पहाड़ पलायन की स्थिति से जूझ रहे हैं, हमारे युवा संसाधनों की कमी की वजह से जो है अपने गांव को छोड़ के बाहर जो है रोजगार के अवसर तलाशने जा रहे हैं। संसाधनों की कमी के कारण, शिक्षा के कारण, स्वास्थ्य के कारण, अच्छी सड़कों के कारण, अच्छे सही पानी, बिजली, इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। अगर हम कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे जो विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिलकर हम लोग अच्छे होलिस्टिक समग्र विकास के जो है प्लानिंग करते हैं, अच्छी सर्विसेज जो है ग्राम पंचायत को डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट प्रांजल, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। यस, जीपीडीपी इंट्रा एंड इंटर डिपार्टमेंट। तो जीपीडीपी के अंतर्गत भी जो है कई डिपार्टमेंट उसके अंदर के डिपार्टमेंट हैं और कहीं बाहर के डिपार्टमेंट हैं। जैसे हम इसमें दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, डीडीयू, जेकेवाई, एनआरएलएम है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये पहले भी हमने बताया, एनएसएस है, नेशनल सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, पीएमएवाई है, प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना है, आरएमकेएसवाई है, कन्या सुमंगलम योजना है, सेंट्रल और स्टेट फाइनेंस योजना है। तो इन सभी योजनाओं को साइड बाय साइड रख के एक साथ उसका इंडिविजुअल प्लानिंग ना करके एक साथ पूरी ग्राम पंचायत को 360 डिग्री में ये रिवॉल्व हो रहा है। आप देख रहे होंगे जो ये जो एम्ब्रेला है ये 360 डिग्री पे रिवॉल्व हो रहा है। तो इन द सेंस कि कोई भी चीज जो है, चाहे आप ऊपर से यूज करें चाहे नीचे से यूज करें, कोई भी फंडिंग करें, सभी बजट को आपने एक छाते के नीचे, एक ग्राम पंचायत के अंदर ले आए, एक होलिस्टिक प्लान बनाया और उसके बाद जब आपने काम किए तो कोई भी ग्राम पंचायत, जो छोटी ग्राम पंचायत है, निश्चित तौर पे अगर उनके पास बजट कम है तो उनकी को सर्विसेज की डिलीवरी है, कम लोगों तक अपनी सर्विसेज देनी है, तो उसके कई पॉजिटिव पार्ट भी हैं। जहां एक और बजट कम है तो दूसरी तरफ यह है कि सर्विसेज भी कम लोगों को देनी है, फोकस ज्यादा हो सकता है, ज्यादा लोगों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पे पहाड़ों की पंचायत के लिए, उत्तराखंड की पंचायत के लिए कन्वर्जेंस बहुत जरूरी है कि जो अलग अलग प्लान्स बन रहे हैं, अलग अलग लाइन डिपार्टमेंट्स जो काम कर रहे हैं, वो सारे डिपार्टमेंट्स एक ही छत के नीचे एक ही प्लान के थ्रू अपने आप को इनकॉर्पोरेट करें और तब अपने प्लान बनाएं। इसके लिए टाइम टाइम पर मीटिंग्स होनी चाहिए,
अक्सर ये शिकायतें आती हैं कि लाइन डिपार्टमेंट्स आते नहीं, तो ये इंतजार करना कि लाइन डिपार्टमेंट हमारे पास आए, हमसे मिलें, बेहतर होगा कि हम लोग अपने ईगो को छोड़ के, अपने पर्सनल डिस्प्यूट्स को छोड़ के हम लोग उनसे मिलें, सारे लाइन डिपार्टमेंट के साथ खुल के बात करें, उनका जो भी बजट ग्राम पंचायतों के लिए अलॉट है, कई बार इसमें फर्स्ट कम एंड फर्स्ट गेट की बात भी होती है कि कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक ही बजट रहता है, अलग अलग ग्राम पंचायतों के लिए अलग अलग बजट नहीं होता। तो इसलिए जो पॉलिटिकल विल पावर के जो स्ट्रॉन्ग सरपंच हैं, स्ट्रॉन्ग जो ग्राम प्रधान हैं, वो लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ मिलके अच्छे बजट्स ले आते हैं। तो कोशिश ये ही करनी चाहिए, चाहे वो सांसद निधि है, विधायक निधि है, और स्पेशली मनरेगा तो मांग पे आधारित कार्यक्रम है। हर ग्राम पंचायतों में मनरेगा का कार्य हो रहा है, तो बेहतर होगा मनरेगा और पंचायती राज डिपार्टमेंट के फंडिंग में कन्वर्जेंस जरूर हो, ताकि सर्विसेज में गुणवत्ता आए, काम जो हो रहे हैं उनमें गुणवत्ता आए। जो लोग पलायन कर रहे हैं, जो लोगों को रोजी रोटी का संकट है, उनको, अधिकांश लोगों को ग्राम पंचायतों में ही रोजगार मुहैया कराया जाए। तो ये डिपार्टमेंट में कन्वर्जेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक दूसरे से जो प्लान्स हैं, स्पेशली मनरेगा और मनरेगा, रूरल ग्राम्य विकास और पंचायती राज का तो सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए, साथ साथ होना चाहिए। ये प्लान एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। जैसे कई बार मुश्किलें इसमें जरूर आती हैं, कई हमारे बीपीडीओज इसमें जुड़े होंगे, मुश्किलें जरूर आती हैं अन्य विभागों के साथ कोप अप करने के लिए, लेकिन एक बार अगर हम अपने आप की प्रैक्टिस में अपने आप को ले आते हैं, और जब हम अपने दिमाग को छोड़ के अपने दिल से अगर चीजों को सोचते हैं कि हाँ, अगर हमने सिर्फ जीपीडीपी बना ली और उसको पोर्टल में अपलोड कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया, तो यहाँ पर जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती। बात तब होती है कि जो हमने जो भी प्लान बनाए, वो जिन लोगों के लिए बनाए, क्या वो जो वनरेबल ग्रुप्स हैं, जिन लोगों के लिए वो प्लान्स बनाए हैं, क्या वाकई वो उनकी स्थिति में सुधार ला रहे हैं? क्या आने वाले समय में ये प्लान्स हमें हेल्प करेंगे? क्या वाकई ही इन प्लान्स की वाकई ही ग्राम पंचायतों में जरूरतें हैं? और जब हम कन्वर्जेंस की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे जो भी पैसा हम सारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उसको एक साथ जब एक जगह एक रिसोर्स एनवेलप में ले आएंगे, तो जो डुप्लीकेसी है, काम की डुप्लीकेसी है, या जो कामों में गुणवत्ता की कमी है, निश्चित तौर पे उस पर सुधार आएगा और जनता को अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे। जनता जो है, ग्राम पंचायतें जो हैं स्ट्रॉन्ग सेल्फ इंस्टीट्यूशंस की तरह काम करेंगी, सेल्फ गवर्नमेंट की परिभाषा को पूर्ण करेंगी। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पर मेजर डिपार्ट कन्वर्जेंस बास्केट का एक रेफरेंस मॉडल, जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि बाकी डिपार्टमेंट्स में भी ऐसा हो सकता है कि बाकी डिपार्टमेंट्स जो है पहाड़ों में उतना ज्यादा काम ना कर पा रहे हो, बट मनरेगा एक ऐसा फील्ड है जो मांग पे आधारित कार्यक्रम है, और हर ग्राम पंचायत में मनरेगा के काम हो रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में अभी तक 14 फाइनेंस और 15 फाइनेंस का पैसा जा रहा है। हर ग्राम पंचायत में स्टेट फंडिंग, राज्य वित्त आयोग का पैसा जा रहा है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी प्लान हो वो मिलके हो और बेहतर स्थिति में जो है हम सर्विसेज दे पाए। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं, फिशरीज भी इसमें है, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन इसमें है, रूरल डेवलपमेंट है, फॉरेस्ट है, SC ST डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, एग्रीकल्चर है, सारे डिपार्टमेंट जो है कन्वर्जेंस के माध्यम से, क्योंकि जैसे हमने आपको पहले बताया, चाहे हम फिशरीज की बात करें, एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, हर ग्राम पंचायत में अलग अलग नीड हो सकती हैं, अलग अलग जरूरतें हो सकती हैं, लेकिन कई डिपार्टमेंट क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, तो प्रत्येक ग्राम पंचायतों को फुल फंडिंग करना शायद संभव नहीं होगा, लेकिन उसका कुछ पार्ट जो यदि हमें प्राप्त होता है, हम उनको अप्रोच करते हैं, हमें प्राप्त होता है, तो उस छोटे से पार्ट से कोई
काम करना संभव नहीं है। बेहतर होगा उस काम को मनरेगा के साथ मिला के, 15 फाइनेंस के साथ मिला के, राज्य वित्त, 15 फाइनेंस का जो अनटाइड फंड है उसके साथ है, राज्य वित्त का पैसा है, उनके साथ पुप करके अच्छे जो है काम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये जैसे हमने बताया कि जो मनरेगा का इंटीग्रेशन विद जीपीडीपी, एक स्ट्रैटेजी, हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि कम से कम जब हम जीपीडीपी बनाए तो ग्राम पंचायत और मनरेगा का एक प्लान हो, वन प्लान एंड होलिस्टिक प्लान, एक प्लान हो, होलिस्टिक प्लान हो, मतलब समग्र विकास के लिए एक प्लान बने। सारी स्कीमें जो हैं वो एक बास्केट के अंदर आए, चाहे वो मनरेगा की स्कीम हो, चाहे वो पंचायत की स्कीम हो। जब भी हम जीपीडीपी बनाए तो जैसे एक कैंपेन हम चलाते हैं कि 1 अक्टूबर से हम शुरू करेंगे और 31 दिसंबर तक हम उसे अपलोड कर लेंगे, तो हमने पहले भी कहा कि हमारी सोच सिर्फ स्कीमों को एक दिन ग्राम पंचायत में चले गए, स्कीमें लिख ली और उनको अपलोड कर लिया, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हमें मई जून से अभी स्टार्ट कर देना चाहिए कि ग्राम पंचायत में सभी वार्ड मेंबर्स के साथ मिलके, प्रधान के साथ मिलके, लोगों के साथ मिलके कि क्या जरूरतें हैं, क्या प्रायोरिटी है, प्राथमिकता के आधार पे क्या काम होने चाहिए, फिर उन कामों को रूरल डेवलपमेंट मनरेगा के साथ मिलके सारे स्कीम्स को एक साथ मिला के, सारे सेक्टर्स को एक साथ मिला के। अब सेक्टर्स जो हैं, जो हमारे 29 विषय हैं, उनमें से किन चीजों की जरूरत है, कौन से प्रायोरिटी हमारे सेक्टर्स हैं, किस टाइप से हमें चीजें बनानी है, किस ढंग से प्लान्स हमने बनाने हैं, ये सब चीजें की प्लानिंग जो है हमारी कम से कम अभी से हम करेंगे। तब जब हम अक्टूबर में जो एक कैंपेन अगर चलाते हैं जीपीडीपी का, तभी हम जो है उसको इजीली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। प्लान फॉर वनरेबल ग्रुप्स, जो कमजोर वर्ग हैं, विशेष वर्ग हैं, उनके लिए जो प्लानिंग हो, उसके लिए जैसे हमने बताया कि ये सारी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। प्लान फॉर फ्यूचर लिंक्ड विद विजन, जो भी हम प्लान करें उसमें एक विजन हो, एक गोल हो, दृष्टिकोण हो, लक्ष्य हो कि ये जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, सपोज अगर हमने वृक्षारोपण कर दिया कहीं पर, अभी बरसातों के सीजन में किसी गांव में हमने 500 पौधे लगा दिए, तो हमारा विजन ये भी होना चाहिए कि अगले 5 वर्षों में इन जो ये पौधे हमने लगाए हैं इनकी स्थिति क्या होगी, उनमें पानी डालने का इंतजाम होना चाहिए, उसमें निराई गुड़ाई जो भी काम है वो होने चाहिए, उनका तार बाड़ होना चाहिए, और उस प्लान को हमने आगे भी कैरी फॉरवर्ड देखना चाहिए कि ये प्लान अगले 5 वर्षों में क्या रिजल्ट देगा। जिस ढंग के हमने पौधे लगाए हैं वाकई वो ग्राम पंचायत के पर्यावरण को सूट करते हैं, उसकी जो स्थिति है उस हिसाब से वो पौधे लगाए भी हैं कि नहीं है। कहीं बहुत ज्यादा पानी की कमी है तो हमने ऐसे पौधे वहां लगा दिए जिन पौधों में पानी की जरूरत है, या कहीं जहाँ थोड़ा कम पानी है तो वहां वैसे पौधे लगा, जहाँ ज्यादा पानी है वहां ऐसे पौधे लगा दिए जहाँ कम पानी की जरूरत, यानी जरूरतों के हिसाब से जो है हमने जो है अपने प्लान्स को करना है, अपने विजन और गोल को हमने जो है क्लैरिफाई करना है। प्लान एज पर मनरेगा एंड पंचायती राज, ये वही बात कि जो भी हमारे एक्ट में, चाहे वो मनरेगा की बात कर रहे हैं, पंचायती राज की बात करें, स्पेशली बात हो रही है उत्तराखंड के संदर्भ में, जहां और लाइन डिपार्टमेंट्स में जो है उतना बजट नहीं है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बजट है और पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में मनरेगा और पंचायती राज के जो भी काम हैं उनमें कन्वर्जेंस की बहुत जरूरत है। प्लान फ्रॉम विलेज टू स्टेट, जो भी प्लान विलेज से लेकर स्टेट तक एक प्लान हो, एक होलिस्टिक प्लान हो, ताकि ग्राम पंचायतों का समग्र विकास हो सके। नेक्स्ट, प्लानिंग कैलेंडर, कन्वर्जेंस ऑफ प्लानिंग एक्टिविटीज एट जीपी लेवल। अब ग्राम पंचायत में अगर हम कन्वर्जेंस कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या हमारी प्लानिंग एक्टिविटीज होनी चाहिए, क्या हमको अडॉप्ट करना चाहिए कि प्लानिंग कैलेंडर ऑफ जीपीडीपी एंड मनरेगा बी मैंडेटरी सिंक्रोनाइज। जो हमारे प्लानिंग कैलेंडर है, सपोज हम जीपीडीपी की बात करें, जैसे हम अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बना रहे हैं, तो मनरेगा का प्लान भी साथ साथ ही होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि मनरेगा का प्लान बाद में बन रहा है, जीपीडीपी पहले बन जा रही है, या जीपीडीपी बाद में बन रही है, मनरेगा का प्लान पहले बन जा रहे हैं, फिर उसमें
कई प्लान्स जो हैं आपस में कईयों में डुप्लीकेसी हो जा रही है, कई ऐसे प्लान्स हो रहे हैं जो जरूरत के नहीं है, तो फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो है एडिशनल प्लान्स उसमें ऐड करे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हम प्लानिंग कैलेंडर जो हमारा हो उसमें ग्राम पंचायत वाइज जो है जो हम प्लान करें, तो उसमें जो है इसमें जो हमारे पॉलिटिकल हमारे ग्राम प्रधान हमसे जुड़े हैं और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमसे जुड़े हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध होगा कि जब भी ये प्लानिंग हो, क्योंकि आप वहाँ के मुखिया हैं, तो आप जो है जीपीडीपी और मनरेगा की प्लानिंग जो है साथ साथ करें, ताकि वो एक छत के नीचे एक प्लान और एक ग्राम सभा के लिए एक होलिस्टिक प्लान बन पाए। The plan team for Manrega and resource group for GPDP harmonized and made into single group for integrated planning. जो ये वही वो बात है कि जीपीडीपी और मनरेगा के जो ग्रुप है इनमें सामंजस्यपूर्ण वातावरण होना चाहिए। ये लोग एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा के जो है एक सिंगल वर्क ग्रुप की तरह काम करें और एक सिंगल प्लान बनाएं। Support structures at block, district, state harmonized and made into single entity with tasks covering with both streams of planning. जो भी प्लान्स हम बना रहे हैं इसमें जीपीडीपी के बाद जैसे इस वर्ष हमने डीपीडीपी बनवाई, जिला पंचायत विकास योजना, ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत योजना, वो भी जो है उनके बीच भी सामंजस्य हो कि जो एक्टिविटीज हमने ग्राम पंचायत में ले ली वो आगे की पंचायतों में उनकी डुप्लीकेसी ना हो। वो ब्लॉक अगर काम करे तो वो चेक करे कि भाई ये एक्टिविटीज जो है ग्राम पंचायतों में छूट गई है, तो ये एक्टिविटीज वो अडॉप्ट करें। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट ये देखे कि ग्राम पंचायत या ब्लॉक में ये एक्टिविटी छूट गई है तो ये हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। तो सारे प्लान्स को एक साथ जब हम सिंक्रोनाइज करेंगे तब एक जो है होलिस्टिक एक समग्र विकास का प्लान हम लोग बना पाएंगे। Needs assessment at GP level should be done jointly and resource fitted into match the needs of different schemes in accordance with the guidance of respective schemes. हर स्कीम्स की अपनी गाइडलाइंस होती हैं, जैसे 15 फाइनेंस में है कि टाइड फंड 60% होगा, अनटाइड फंड 40% होगा। ऐसे ही स्वच्छ भारत मिशन है या जल जीवन मिशन है, ये सब टाइड फंड के अंतर्गत आते हैं। या ऐसे कोई भी स्कीम्स हैं, हर किसी की अपनी गाइडलाइंस होती है, तो उन गाइडलाइंस को देखते हुए ये समझना चाहिए कि कौन सा रिसोर्स, कौन से असेसमेंट हमने ग्राम पंचायत में करना है। एक बार उसका असेसमेंट करना पड़ेगा कि हाँ ये पहले वही कि जैसे उसकी प्लानिंग करना, सोचना कि हाँ ये चीजों की जरूरत है, ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इसको ऐसा किया जा सकता है। प्रायोरिटी किसको देनी है, कौन किस चीज की महत्ता ज्यादा है, किस काम को करने से अधिकांश लोग लाभान्वित होंगे। और फिर ये भी देखना चाहिए कि ग्राम में अलग अलग वार्ड हैं, सभी वार्ड्स को हम इनकॉर्पोरेट करें, सभी लोगों को जो है सभी जगह के विकास के लिए। ये ना हो कि सिर्फ एक ही वार्ड को, कि जहाँ पर प्रधान जी रह रहे हैं या कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बंदा रह रहा है या जहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाई पावर के लोग रह रहे हैं, सिर्फ वहीं पर काम दिए जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें ग्राम पंचायतों का के लेवल को ऊंचा करना है, ग्राम पंचायत को सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में काम करना है, तो सभी वार्डों को इनकॉर्पोरेट करके सभी जगह जो है उनकी जरूरत के हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए। द एनवायरमेंट बिल्डिंग शुड हैव कॉमन अप्रोच। वातावरण, अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करके ही कन्वर्जेंस की प्लानिंग को जो है हम अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रांजल, ये है एक टाइमलाइन जो मिनिस्ट्री ने निर्धारित की है कि टाइमलाइन फॉर प्रिपेयरिंग जीपीडीपी बाय इंटीग्रेटिंग मनरेगा लेबर बजट। कि जीपीडीपी की प्लानिंग में हम मनरेगा का लेबर बजट भी जैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो उसकी टाइमलाइन क्या है कि ये कह रहे हैं कि 15 अगस्त तक ग्राम पंचायत में प्लानिंग प्रोसेस और जो डिस्कशन है ग्राम सभा में वो शुरू हो जाने चाहिए।
15 सितंबर तक जो है जो डिमांड है मनरेगा के अंतर्गत वो देख लेनी चाहिए कि क्या क्या डिमांड्स हैं। ऐसे 25 सितंबर तक कि हमें पिछली बार जो ग्रांट मिला था फाइनेंस का वो कितना मिला था, ये पंचायत के ग्रांट की हम बात कर रहे हैं। फिर 2 अक्टूबर तक जो है ये देखना कि जो ग्राम पंचायत का जो हमने प्लान किया है और जो हमने जीपीडीपी में जो हमने प्लानिंग की उनको इनकॉर्पोरेट करना कि उन्होंने क्या प्लानिंग की, हम लोगों ने क्या प्लानिंग की। उनको एक छत के नीचे ले आना, प्रायोरिटी के हिसाब से एक्टिविटीज को चुनना, डुप्लीकेसी जिनमें है उन एक्टिविटीज को छोड़ देना या उनको एक जगह पे लेना। फिर 5 दिसंबर तक जो पंचायत समिति है वहाँ ग्राम पंचायत के जो हमने प्लान है उनको सबमिट करना। फिर 20 जनवरी तक जो है लेबर बजट को जो है डिस्ट्रिक्ट पंचायत के आगे करना, और 31 जनवरी तक जो है जो डिस्ट्रिक्ट का एनुअल प्लान है और का पास हो जाना। तो कहने का मतलब है कि जो भी जब हम प्लानिंग करें तो निश्चित तौर पे इसमें भूमिका हमारे जनप्रतिनिधियों की बहुत ज्यादा है कि वो अगर चाहते हैं कि ग्राम पंचायत का समग्र विकास हो, कम आय के स्रोत हैं, सिर्फ पंचायतों पर ही उन्होंने डिपेंडेंट नहीं रहना है, 15 फाइनेंस और राज्य वित्त पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना। वो चाहते हैं कि उनके ग्राम पंचायत का समग्र विकास हो। तो निश्चित तौर पर जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेशली मनरेगा जो एक मांग पे आधारित कार्यक्रम है, लोगों को रोजगार भी देता है और ग्राम पंचायत की जरूरतों को भी पूरा करता है, तो इसके साथ मिलकर जो है जीपीडीपी का निर्माण करना। नेक्स्ट, अब कन्वर्जेंस वर्क की बात कर रहे हैं तो कन्वर्जेंस हॉर्टिकल्चर उद्यान में कन्वर्जेंस हो सकता है। अब उसमें किचन गार्डन अगर बनाए, काउ शेड बनाए, पोल्ट्री फार्म बनाए, बरियल ग्राउंड जो शमशान घाट बनते हैं, सीसी रोड्स हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं। जैसे सीसी रोड की बात करें कि एक लंबा रास्ता हो सकता है जिसके लिए बजट ज्यादा चाहिए। ग्राम पंचायत के अंदर अगर कहीं हम मोटर मार्ग बना रहे हैं तो वो संभव नहीं हो पाता, कम से कम पहाड़ की पंचायतों में संभव नहीं है। तो ये हो सकता है कि सारे डिपार्टमेंट्स को के साथ, उसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट एक साथ करें, 5 6 7 कितने भी डिपार्टमेंट और साथ में श्रमदान करके जो है इस काम को किया जा सकता है। आंगनबाड़ी बिल्डिंग्स हैं, ग्राम पंचायत की बिल्डिंग है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के फेडरेशन की बिल्डिंग्स हैं, फर्दर डेवलपमेंट चारा विकास के जो काम हैं, मलबरी कल्टीवेशन एंड सिल्क वॉर्म रेलिंग शेड्स, शहतूत की जहाँ खेती होती है, रेशम की जहाँ पर खेती होती है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अभी उत्तराखंड काफी काम करने चाह रहा है, सचिव महोदय की इसमें बहुत प्रयास भी हो रहे हैं। और ये जो अभी हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट के जो प्लान बने हैं उसमें भी एक एक ब्लॉक में जो है कॉम्पैक्टर की बात की गई है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट में भी जो है कॉम्पैक्टर रखने की बात की गई है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी में भी पहाड़ों में जहाँ हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज्यादा जो है हो रहा है, हमारे पास कई दार्शनिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, वहां पर प्लास्टिक की वजह से हमारे जो है ग्राम के लोगों पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो उसके कलेक्शन से भी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से भी पहाड़ों में एक अच्छा कार्य किया जा सकता है। वही है कि इन सभी कामों में वो काम हमने अडॉप्ट करने हैं जो हमारे ग्राम पंचायतों में लागू होते हैं, उन कामों को हमने करना है। अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमारा हरिद्वार में एक प्लांट जो है वो लगभग तैयार हो गया है और उसकी क्षमता 3 टन की जो है प्रतिदिन की है और 2 से 3 पेड़ प्रतिदिन उससे बचाए जा सकते हैं। तो ऐसे ढंग के कार्यक्रम भी जो है सचिव महोदय के प्रयास से उत्तराखंड में हो रहे हैं। तो ये तभी संभव है ग्राम पंचायतों में भी। और उसके लिए भी जो हम कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, जो उसके लिए प्लास्टिक वेस्ट जो मंगाया जाएगा वो सभी जो 13 डिस्ट्रिक्ट की ग्राम पंचायतें हैं वहां से कलेक्शन का काम है। और कलेक्शन का काम जो है एसएजीज को सौंपा गया। एसएजीज को सौंपने से क्या है कि एक तरफ तो जहां हम ग्राम पंचायत से सारा प्लास्टिक और जो भी गंदगी है वो हटवा रहे हैं, और दूसरी तरफ सेल्फ हेल्प ग्रुप को उसके कलेक्शन का उनको जो है पैसे देके उनकी आय में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो ये भी हम लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, ये हमने बता दिया, आगे करें तो नहीं, आगे करें प्रांजल, नेक्स्ट स्लाइड। ये वही है कि मनरेगा एक तरफ हमने जो हाँ, इससे पहली वाली स्लाइड की मनरेगा और जीपीडीपी, एक तरफ जीपीडीपी है एक तरफ मनरेगा के काम है, और जब हमने फाइनली जब हमने जीपीडीपी बनाई तो उसमें हमने मनरेगा के काम भी इनकॉर्पोरेट किए, उसमें हमने अपना जो हमने अपने ग्राम पंचायत के भी जो हमने जीपीडीपी में प्लान किए उन सबको करके हमने फ्यूचर प्लान का जो है एक फाइनल जो है डॉक्यूमेंट तैयार किया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब कन्वर्जेंस वर्क में आप देख रहे होंगे कि कन्वर्जेंस के साथ हम लोगों ने क्या क्या काम किए हैं। ये चाइल्ड फ्रेंडली आंगनवाड़ी सेंटर्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स कन्वर्जेंस के माध्यम से बने हैं। बरियल ग्राउंड, शमशान घर भी हमने कन्वर्जेंस के माध्यम से किए हैं, कि जहाँ पर बिल्डिंग वर्क किसी मत से कर दिया, चार दीवारी किसी से कर दी, उसका बेसिक मॉडल कहीं से कर दिया, तो ये वो प्लान के अकॉर्डिंग है। ऐसे ही जो है ग्राम पंचायत की बिल्डिंग कन्वर्जेंस के माध्यम से बनी है, सीसी रोड जो है कन्वर्जेंस के माध्यम से बनी है। तो कन्वर्जेंस के माध्यम से कोई भी कार्य जो हमारे प्लान में हो, कन्वर्जेंस के माध्यम से जो है बड़े बड़े काम भी किए जा सकते हैं। इन कामों को दिखाने का मतलब ये है कि आंगनवाड़ी केंद्र है या ग्राम पंचायत की बिल्डिंग्स हैं, सीसी रोड्स हैं, ये बड़े काम होते हैं, बड़े बजट की हमें जरूरत होती है। लेकिन क्योंकि पहाड़ की ग्राम पंचायतों में जो है बजट की कमी है, और बजट जो है वहाँ की आबादी के अनुसार मिलता है, तो इस वजह से बड़े काम करने में उनको कठिनाई होती है। तो अगर वो कन्वर्जेंस को अपनाएं, विभिन्न विभागों से मिलकर, स्पेशली मनरेगा और पंचायतों से मिलकर, और जो भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मिलके जो है वो बड़े बड़े और अच्छे काम ग्राम पंचायतों की जरूरतों के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये है, ये देखिए एक उड़ीसा का एक ग्राम पंचायत है कांधा नुगाड़ा, और ये ग्राम पंचायत है कांधा नुगाड़ा, ये गांव है कांधा नुगाड़ा, और ग्राम पंचायत है धनांतरा, और ब्लॉक है सरगाड़ा, और डिस्ट्रिक्ट है गंजम। तो ये उड़ीसा का एक मॉडल है, जिसमें उन्होंने क्या किया कि जो उनका जहाँ पर महिलाएं नहाती थी, जो जहाँ पर नहाने वाली जगह थी, वहां पर बाथिंग घाट का निर्माण किया और ड्रेस चेंजिंग रूम बनाए। तो इससे क्या हुआ, जहां पर घाट जब उन्होंने बनाए तो एक तरफ जो उन्होंने रेनोवेट किया उस जगह को, तो वो एक पर्यटन की दृष्टि से वो जगह महत्वपूर्ण हो गई। दूसरा, जो महिलाओं को की दिक्कतें होती थी खुले में ड्रेस चेंज करना, उनको एक सिक्योर्ड रूप में जो है उनको जगह मुहैया करी गई। और इसके बाद जो ये इन्होंने घाट बनाए, इसके आसपास 15 एकड़ की जो जमीन है, इसी घाटों से उन्होंने इससे सब्जी उत्पादन और पैडी कल्टीवेशन, जो धान की खेती जिसे कहते हैं, 15 एकड़ की जो जमीन थी आसपास की, इन घाटों की 15 एकड़ की जमीन में उन्होंने सब्जी उत्पादन और धान की खेती में उस पानी का यूटिलाइज किया। यानी कि एक काम करने से, सिर्फ एक उन्होंने एक्टिविटी, इसको हम विजन कहेंगे, इसको गोल कहेंगे, कि उनका विजन था कि अगर हम ये करते हैं तो भविष्य में क्या इसके इम्पैक्ट होंगे। उनका ये लक्ष्य था कि एक तरफ जहां हमने महिलाओं को सिक्योरिटी प्रदान करनी है, दूसरी तरफ घाटों का सौंदर्यीकरण करके वहाँ पर्यटन को बढ़ावा देना है। तीसरा, इस टाइप की जो आपने जो पानी को एक जगह में पूल के रूप में रखा, तो उस पानी से जो है सिंचाई के लिए काम किया, और 15 एकड़ की जमीन को भी सिंचित खेती में बदला। तो इस ढंग के उदाहरण जो हैं देखने के लिए अलग अलग ग्राम पंचायत, ये उड़ीसा का एक उदाहरण है। तो ऐसे ही उदाहरण जो हैं हम लोग भी जो है अपनी ग्राम पंचायतों में कर सकते हैं।
नेक्स्ट। अब ये भी एक उड़ीसा का ही एक उदाहरण है जहां पर गवर्नमेंट ने बीजू पक्का घर करके एक स्कीम स्पॉन्सर की। तो उन्होंने ये कहा कि ग्राम पंचायत के प्रत्येक निवासी के पास पक्का घर होना चाहिए। तो पक्का घर में जब उन्होंने बात की तो उन्होंने क्या किया कि चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, दीनदयाल आवास योजना है, मनरेगा है, और ग्राम पंचायत के फंड है, इन सभी स्कीम्स में कन्वर्जेंस किया इन्होंने, स्कीम्स ऑफ कन्वर्जेंस। इन्होंने एक इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटेजी अपनाई और गवर्नमेंट ने एक एजेंडा दे दिया कि बीजू पक्का घर, कि हर ग्राम पंचायत में हर व्यक्ति के पास पक्का घर होना चाहिए। और उसके लिए जो है इन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई और सारे जितने डिपार्टमेंट्स थे उन लोगों को कन्वर्जेंस के माध्यम से जो है उन्होंने जो है मकान तैयार किए और 3 साल में उन्होंने 21 लाख घर जो है कंस्ट्रक्ट करे रूरल एरियाज में। 3 इयर्स में उनका फिर वही बात की विजन की बात करें, गोल की बात, ये विजन था कि 5 सालों में ये लक्ष्य रखा कि अगर हम ये योजना लागू करते हैं तो आने वाले सालों में उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये जो है उन्होंने किया। नेक्स्ट। ये वही है कि जो आवास बने वो कैसे बने, कैसे उनके लाइवलीहुड। अच्छा, जहां पर ये पक्का आवास की हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ को प्रत्येक गांव पंचायत के रूरल एरिया के हर व्यक्ति को पक्का आवास दिया गया, वहां पर ही ये भी सुनिश्चित किया गया कि 100 दिन का रोजगार उनको मनरेगा की तरफ से मुहैया कराया जाएगा और 120 दिन का रोजगार उन्हें अन्य स्कीमों से, जो कन्वर्जेंस में जो डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व थे उन लोगों को 120 दिन का रोजगार उन स्कीम्स के द्वारा मिला। तो 220 दिन का जो रोजगार है प्रति परिवार को मिला। तो जहां एक तरफ से उनका जो लाइवलीहुड सिक्योरिटी, जो उनका पलायन हो रहा था गांव से, एक तो उसको रोका गया, उनको बेहतर सुविधा दी गई, एक तरफ आवास दिया गया, तो दूसरी तरफ उनको जो है जो काम देकर उनको उनकी आय में भी बढ़ोतरी की। नेक्स्ट। अगर जो हम ये कन्वर्जेंस करते हैं इससे क्या होता है कि रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इट्स सिटीजन, इंश्योरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ। जो भी काम हम कन्वर्जेंस से करते हैं, अगर कन्वर्जेंस के माध्यम से काम होते हैं तो निश्चित तौर पे बेटर सर्विसेज हम देते हैं, अच्छे काम हम कर पाते हैं, अच्छी सेवाएं दे पाते हैं। तो ग्राम पंचायत के लोगों के जो है स्तर में भी जैसे वहां पर अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो पक्का घर सबको मिला, तो जो बीपीएल की श्रेणी में ज्यादा लोग थे वो एपीएल की श्रेणी में आए, उनको रोजगार मिलने लगा, उनकी जो पर कैपिटा इनकम थी उसमें बढ़ोतरी हुई। तो इससे जो उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनमें बढ़ोतरी होती है। ऑप्टिमम पार्टिसिपेशन एंड एक्सेस टू एंटाइटलमेंट ऑफ पीपल इन वेरियस प्रोग्राम। जो लोगों का, जब इस ढंग के स्कीम्स हम शुरू करते हैं, इस ढंग के कन्वर्जेंस के काम करते हैं, लोगों के हितों के लिए काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे लोगों का ग्राम सभा की जो मीटिंग्स हम करते हैं उनमें उनका रुझान बढ़ता है। वो लोग समझने लगते हैं कि ग्राम पंचायतें हमारे लिए काम कर रही हैं, हमारी सुविधाओं के अनुसार काम हो रहा है, हमारी जरूरतों के हिसाब से काम हो रहा है। तो उनका पार्टिसिपेशन, उनकी भागीदारी जो है कार्यक्रमों में बढ़ने लगती है। Better service delivery in health and nutrition, education, agriculture and water resources, financial inclusion and skill development and basic infrastructure core area। वही कि जो हम सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से है, एजुकेशन की दृष्टि से है, एग्रीकल्चर की दृष्टि से है, ऐसे वाटर रिसोर्सेज है, जो भी हमने अपनी प्लानिंग में की, पहले कहा कि जो भी चीजें हम प्लान कर रहे हैं वो प्लानिंग ऐसी हो कि ग्राम पंचायत के अकॉर्डिंग हो, कि हमारे ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता किस काम की है।
प्राथमिकता पहले हम डिसाइड करें और उसके बाद प्राथमिकता के हिसाब से अपना एक कन्वर्जेंस की एक बास्केट हम देखें कि हमारे पास ये बजट था और इस बजट को हम लोगों ने जो है यूटिलाइज करना है, इस काम को प्रायोरिटी देनी है, पहला हमारा ये काम होगा, सेकंड काम ये होगा, थर्ड काम ये होगा, और तभी जो है हम आगे बढ़ पाएंगे। और इसी तरह गुड गवर्नेंस एंड सस्टेन लाइवलीहुड, कि जैसे हमने कहा कि जो हम सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि प्लास्टिक को जो हम कलेक्ट करवाएंगे वो एसएचजीज के थ्रू करवाएंगे, तो इस ढंग के काम जो है, या सपोज जैसे ओएसआर का हेलो प्रांजल, आवाज आ रही है? हेलो। जी मैम आ रही है। अच्छा अच्छा, चलो। फिर चाहेंगे, हमारे नेक्स्ट एक्सपर्ट आ गए हैं तो उनसे जरा डिस्कशन हो रहा था तो इसके बीच में टॉपिक छूट गया कि अच्छा, जैसे आप जानते हैं कि हम लोगों का लक्ष्य है रीचिंग एंड रियलाइजिंग एसडीजी बाय 2030। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल हैं, जो 17 गोल्स हैं डेवलपमेंट के गोल, 2030 तक ये हमारा कमिटमेंट है कि हमने उन गोल को अचीव करना है। तो निश्चित तौर पे ये तभी हो पाएगा जब हम अपने दिमाग में कन्वर्जेंस को रखेंगे, कन्वर्जेंस के माध्यम से काम करेंगे, तभी उन सस्टेनेबल गोल्स को हम जो है अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। अब सक्सेसफुल कन्वर्जेंस का क्या मंत्र होना चाहिए? मंत्र फॉर सक्सेसफुल कन्वर्जेंस, कमिटेड लीडरशिप। जो नेतृत्व है उसमें प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि नहीं, मुझे करना ही करना है। जो भी नेतृत्व हो, जो हमारे सरपंच हैं या और भी इलेक्टिव मेंबर्स हैं, 3 टियर सिस्टम के जो नेतृत्व हैं, उनमें कमिटमेंट होना चाहिए कि नहीं, कि इस विजन के साथ, इस लक्ष्य के साथ, इस कमिटमेंट के साथ कि मुझे इन 5 वर्षों में अपनी ग्राम पंचायत में ये काम करना है। तो कमिटमेंट जब लीडरशिप होगी तो कन्वर्जेंस जो है बेहतर हो पाए। डूइंग डिफरेंट थिंग, डाइवर्सिफिकेशन। कोई भी यदि हम काम करें तो हमारा सोच का दायरा परिवर्तनशील होना चाहिए, उसमें विभिन्नता होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए। मतलब जो कहते हैं कि दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना, तो हमने जो हमारे ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स आपको दिखा रहे हैं, जो करवा रहे हैं, केरल, वेस्ट बंगाल, साउथ के, इवन हिमाचल प्रदेश के आपको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, पीपीटी के माध्यम से आपको बता रहे हैं, और भी समय समय पर प्रोग्राम्स ऐसे आपको बताए जा रहे हैं। तो इन प्रोग्रामों से जो है आप समझ सकते हैं कि अपने लक्ष्य तय कर सकते हैं कि क्या गलतियां आज तक हो रही थी, उसमें क्या परिवर्तन ला सकते हैं, क्या विभिन्नताएं ला सकते हैं, जिससे बेटर सर्विसेज दिया जा सके और ग्राम पंचायत जो है सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में जो है सशक्तता से कार्य कर पाए और उत्तराखंड भी जो है अग्रणी राज्यों में आगे बढ़े। नेक्स्ट है डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। एक लाइन से खींचना कि नहीं, ये जियो में लिखा है, मेरी ड्यूटी 10 से 5 है, मुझे बस यहीं तक करना है, एक लाइन हमने नहीं खींचनी। अगर लाइन डिपार्टमेंट्स हमारे पास नहीं आ रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए। हमने पहले भी बताया कि हर जगह दिमाग का ही इस्तेमाल ना हो के अगर हम दिल से भी सोचे, पैशनेट हो जाएं, एक जुनून सामने हो कि नहीं हमने ये करके दिखाना है, तब भी जो है एक बात आती है कि अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा है एक दीप जलाएं। संसाधनों की कमियां उत्तराखंड की ग्राम पंचायतों में हो सकती हैं, लेकिन अपने जुनून से, अपने जज्बे से, अपने कमिटमेंट से उन बाउंड्रियों को पार करके भी
हम जो है कन्वर्जेंस के माध्यम से मल्टीपल एक्टिविटीज, डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज हैं जो हमारी ग्राम पंचायतों में होनी चाहिए, जो अलग अलग टाइप का, जो मैंने पहले भी कहा कि एक जो बास्केट टाइप की है, जो हमने एक रिसोर्स एनवलप पहले बनाया, उससे हमने देखा कि हमारे पास क्या क्या है और कैसे हमने ये उसको यूटिलाइज करना है। उस बाउंड्री से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने ईगो को छोड़ के, अपने पर्सनल इश्यूज को छोड़ के, अलग तरीके से सोचते हुए चीजों को अलग से करना पड़ेगा। और इसमें यहाँ पर मेरा ये कन्वर्जेंस का टॉपिक जो है यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन एक नेक्स्ट प्रांजल, हेलो, हाँ, यहाँ पर ये वाला टॉपिक तो खत्म होता है। एक जो एक छोटा सा 5 मिनट का मैं जरा बताना चाहूंगी। एक है कुडुम श्री स्टोरी। कुडुम श्री स्टोरी, एक कुडुम श्री जो है पीआरआई और सीबीओ का जो कन्वर्जेंस की एक स्टोरी है। कुडुम श्री का मतलब होता है, केरला में मलयालम भाषा में होता है प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फैमिली, परिवारों में किस तरह से खुशहाली लाया जाए। तो कुडुम्श्री मीन्स मलयालम वर्ड, परिवारों में खुशहाली लाने के लिए जो प्रयास किए, तो केरला ने सबसे पहले ये कोशिश की। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रैक्टिसेस हमने करनी है जिससे हम जो गरीब लोग हैं उनका उत्थान कर सके और महिला सशक्तिकरण की बात करें। तो कुडुम्श्री की एक परियोजना उन्होंने जो है शुरुआत की, और उसके बाद ये योजना 6 राज्यों में, अलग अलग राज्यों में 13 डिस्ट्रिक्टों में चली। और इसके रिजल्ट्स ये हुए कि उन्होंने देखा, ये एक लंबा टॉपिक है, सर भी यहाँ आ गए हैं, नेक्स्ट कभी मैं इसको आपके सामने इसका प्रेजेंटेशन हम करेंगे। तो उन्होंने देखा कि इस परियोजना के ये परिणाम रहे कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थे उसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका अनुपात बढ़ने लगा, जो निर्वाचित महिलाएं थी उनका अनुपात बढ़ने लगा, एसएचजीज की जो संख्या थी उनका अनुपात बढ़ने लगा, जो एसएचजीज मृत स्वयं सहायता समूह थे वो पुनर्जीवित हुए, स्वैच्छिक संगठनों की संख्याओं में बढ़ोतरी हुए, और जो पायलट प्रोजेक्ट जो उन्होंने शुरू किए थे उनका अच्छा रिस्पांस मिला। राज्य से लेके ग्राम सभा तक एक नीति अपनाई गई, तो शासन प्रक्रिया में भी सुधार हुआ। तो एक जो ये पायलट प्रोजेक्ट था, इसमें भी इसके घरेलू रूप से कई लाभ हुए कि जो लोग गांव से पलायन कर रहे थे उनको गांव में ही जो है अच्छा काम मिला। एक तरफ उनके जो लोकल डिमांड्स थी उनकी पूर्ति हुई, बेरोजगारी से जो लोग जूझ रहे थे उनको जो है बेरोजगारी के लिए अलग अलग स्कीम्स में उनको जोड़ा गया। और जो एसएचजीज के परिवार थे उनको आईएचएचएल की योजनाओं के द्वारा आंगनबाड़ी के स्कूल बने, जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स थी उनका निर्माण हुआ, प्रति परिवार में इनका निर्माण किया गया। तो जो भी सामाजिक सुरक्षा के काम हुए, आईसीडीएस में जो बच्चे थे उनको समय से भोजन जो है अच्छी क्वालिटी का मिला, उनको टैबलेट वगैरह भी जो स्कूली बच्चे थे उनको दिया गया। तो एक जो राज्य सरकार का एक जो प्रयास था उसका ग्राम पंचायतों का बहुत अच्छे उसके रिस्पांस मिले, जिसको हमने कुटुम्बश्री की एक बात की, जिसका मतलब ही ये था कि प्रॉस्पेरिटी इन द फैमिली, यानी ऐसी योजनाओं का चुनाव जिससे परिवारों में खुशहाली आए। तो हम भी ऐसी जो है, जैसे हमने कन्वर्जेंस की बात की, कि हम भी कन्वर्जेंस के माध्यम से विशेषकर पहाड़ों में विभिन्न प्रकार के, स्पेशली मनरेगा और पंचायत का जो फंड है, इनके कन्वर्जेंस के माध्यम से जो है बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं, ग्राम पंचायतों की जरूरतों के हिसाब से काम कर सकते हैं, और जो है ग्राम पंचायतों को अच्छी सर्विसेज डिलीवर करना चाहिए। अब क्योंकि नेक्स्ट हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है, अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप प्लीज चैट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख दीजिएगा। परसों के सेशन का भी हमने चेक किया था, कोई भी जो है
क्वेरीज जो हैं देखने को फिलहाल आई नहीं, फिर भी कोई भी क्वेरीज अगर मिलती हैं तो आप प्लीज हमें बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना। ये एक टाइप का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। उम्मीद करते हैं कि निदेशालय के प्रयासों से ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं इसको आप ध्यान से सुने और ग्राम पंचायतों में इस टाइप के जो है इनको जो है आप जो है इस ढंग की जो है जो प्रैक्टिसेस हैं इनको लागू करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। धन्यवाद विनीता जी। कन्वर्जेंस पे आपने काफी चीजें बताई और यहीं से मेरा शुरुआत होता है कि एक अच्छा कन्वर्जेंस जो है नमस्कार वो नमस्कार क्यों आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू। थैंक यू विनीता जी। आप जहां अपनी बात खत्म किए वहीं से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। कन्वर्जेंस का इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा है और हम इसको देखेंगे कि एक सिटीजन चार्टर की तैयारी में, उसके निर्माण में पंचायत बहुत सारी सर्विसेज तभी दे पाएंगी जब लाइन डिपार्टमेंट्स का कन्वर्जेंस उनकी सर्विसेज के साथ हो पाएगा। तो इसी से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मेरी पंचायत मेरा अधिकार, जन सेवाएं हमारे द्वार, ये अभियान का नाम दिया गया है और पंचायतों द्वारा सिटीजन चार्टर के निरूपण के लिए अभियान का नाम दिया गया है और इसकी जो टाइम फ्रेम है वो है 1 जुलाई 2021 से 15 अगस्त 2021 तक। पंचायती मंत्रालय के द्वारा ये बहुत ही विशेष कैंपेन चलाया जा रहा है और सभी राज्यों में इसको, सभी यूनियन टेरिटरीज में इसको चलाया जा रहा है और आज की तारीख में पंचायती डिपार्टमेंट का सबसे विशेष प्रोग्राम निकल के आएगा स्वामित्व के साथ। पंचायतों के लिए नागरिक घोषणा पत्र से होगा क्या? सबसे बड़ी बात है कि एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन जो होता है, एक इन्फॉर्म्ड ग्राम पंचायत या ग्राम सभा की आधारशिला बनता है और उसके लिए जरूरी है कि पारदर्शी प्रभावशाली जनसेवाओं की प्रदायगी का एक तंत्र बनाया जाए जो कि नागरिकों को सशक्त करेगा। ये कुछ सेवाएं हैं: सर्टिफिकेट्स इशू करना, लाइसेंस जारी करना, परमिशंस देना, एनओसी इशू करना, गवर्नेंस के नाम पे जैसे ग्राम सभा का आयोजन करने के लिए परमिशन देना, विकास परक वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम्स जो हैं, फिर अभी कोविड और पब्लिक हेल्थ के जो सैनिटाइजेशन के मेजर्स हैं उसके लिए टैक्सेशन, ओएसआर की बात मैडम कह रही थी, तो ओएसआर एक बहुत बड़ा एम्बिट है सर्विसेज देने का पंचायत में। पेयजल आपूर्ति एक बहुत बड़ा फील्ड है सर्विसेज के लिए। फिर स्वच्छता, पथ प्रकाश, सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव, उसका निर्माण करना, पब्लिक लाइब्रेरी, ये 29 सब्जेक्ट्स में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रोड कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल सर्विसेज। तो ये कुछ सेवाएं हैं जो कि अलग अलग राज्यों में पंचायतों के द्वारा दी जा रही हैं। अगर हम देखें कि इससे होगा क्या, तो कोई भी सर्विसेज अगर वो एक बेंचमार्क के साथ आती है तो उससे ट्रांसपेरेंसी आता है, अकाउंटेबिलिटी आता है और ये तभी संभव है जो टाइम बाउंड फ्रेमवर्क के अंतर्गत वो सेवाएं दी जाए। कितनी इफेक्टिव है, कितनी प्रभावशाली है सेवा देने में और उनकी प्रदायगी का ढांचा कैसा है, तो इसके आधार पे ही संविधान में और स्टेट के लेजिस्लेशन में यानी स्टेट पंचायत राज एक्ट में कुछ गतिविधियों के लिए पंचायतों को जिम्मेदार बनाया गया है और उनको दायित्व दिए गए कि ये सेवाएं पंचायत आम नागरिकों को उपलब्ध कराएंगी। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा बने और
वो ढांचा ही सिटीजन चार्टर विकसित करने के लिए हेल्पफुल होगा। आपको पता होगा, जो भी डीपीआरओ साहिबान या पंचायत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अगर किसी ने सर्विस प्लस देखा हो तो उसमें जो हमारा देवभूमि पोर्टल है, वैसे ही ये सर्विस प्लस एक एप्लीकेशन है, एक पोर्टल है, एक समझ लीजिए कि एक विंडो है जो कि सर्विसेज की देने के लिए। तो जो हम चार्टर, सिटीजन चार्टर की बात कर रहे हैं ग्राम पंचायतों में, तो ये सर्विस पोर्टल से ही, सर्विस प्लस पोर्टल से ही इंस्पायर होकर आया है। जैसे मैंने कहा कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, बेंचमार्क तय होना चाहिए। तो पिछली बार मैंने कहा था कि एक बहुत ही कैची स्लोगन है कि पिज्जा जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो कहती हैं कि अगर हम डिले करेंगे डिलीवरी में तो हम आपको फ्री में देंगे। तो इतना हाई क्वालिटी का अगर बेंचमार्क, और ये ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में असंभव है, बहुत सारे ऐसे महाराष्ट्र के गांव हैं, बहुत सारे ऐसे दक्षिण भारत के गांव है, वेस्ट बंगाल में है, जहां पर इस तरह के बेंचमार्क्स बनाए गए हैं और पंचायतों ने उसको सक्सेसफुली ऑपरेट भी किया है। फिर कुछ रूल्स बनाने हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं। आप लोग पता होगा, शायद राइट टू सर्विस एक्ट भी हमारे यहाँ लागू है, वो भी इस दिशा में सिटीजन चार्टर को हेल्प करता है। और एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, खास तौर से जब भी सेवाएं की प्रदायगी की बात आती है, कि शिकायत का निवारण एक तंत्र होना चाहिए कि अगर कोई संस्था सेवा नहीं दे पाती है तो उस दशा में नागरिकों के रिड्रेसल की, ग्रीवेंस के रिड्रेसल का सिस्टम क्या होगा। पहला एपेलाइट अथॉरिटी कौन होगा, सेकंड एपेलाइट अथॉरिटी कौन होगा, जो कि उनकी सेवाओं की शिकायत के निवारण में मददगार हो। मैं कुछ स्लाइड्स तेजी से करूंगा। ये टाइमलाइन है पंचायती मंत्रालय द्वारा और जो चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से जो जियो जारी हुआ है, तो सभी डीपीआरओ साहिबान ने या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ, उन तक ये टाइमलाइन चला गया होगा। 30 जून को सचिव पंचायती राज भारत सरकार ने इस अभियान की औपचारिक रूप से शुरुआत की, सिटीजन चार्टर की, और 1 जुलाई को ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का शेड्यूलिंग पोर्टल में अपलोड करना है। कल ही वीसी हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और काफी प्रेस किया जा रहा है कि ये शेड्यूलिंग जो है फैसिलिटेटर्स के अपॉइंटमेंट, सुविधाकर्ता की तैनाती, फ्रंट लाइन वर्कर्स के अपॉइंटमेंट, ये पोर्टल में आ जाए। कुछ हिचेस हैं, कुछ टेक्निकल हिचेस हैं, जैसे सर्विसेज मैप करना, जो कि हम लोगों ने कर लिए हैं, और उसका आप लोगों का डिस्कशन भी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि फील्ड की जो एक्सपीरियंस होता है बहुत काम करता है। उसी में 9 जुलाई को स्टेट लेवल का ट्रेनिंग का शेड्यूल था, जिस पे हम लोग आज हैं। ये पेज है जो खुल के आता है, और दिनेश आपको इसमें टेक्निकली हेल्प करेंगे। फैसिलिटेटर्स की भूमिका, यानी कि हर पंचायत के लिए एक डेडिकेटेड फैसिलिटेटर तैनात किया जाएगा। जिस प्रकार से हम लोग जीपीडीपी में फैसिलिटेटर की तैनाती की बात करते हैं, आइडियली ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सिटीजन चार्टर के लिए फैसिलिटेटर होगा, लेकिन अगर पर्याप्त संख्या नहीं है और चूंकि ग्राम सभा का आयोजन भी कराना है, तो कलेक्टर साहिबान या डीपीआरओ साहिबान और भी फैसिलिटेटर्स का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग जीपीडीपी पोर्टल में करते हैं। अभियान का जो संचालन है 1 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में होगा, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो। और ये भी राज्य के द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जिस तरीके से आज ट्रेनिंग की जाएगी आप लोगों की, आप भी नीचे कैस्केडिंग मोड में जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उनको, जो लाइन डिपार्टमेंट्स के जो कर्मचारी हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उनको एक ट्रेनिंग देंगे। इसमें जो पोर्टल में सिर्फ ग्राम पंचायत की ही सर्विसेज को कैप्चर किया गया है, लेकिन सचिव साहब ने कहा कि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत भी सिटीजन चार्टर के एम्बिट में आएगा। तो ये त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए सिटीजन चार्टर का जियो जारी हुआ है। तीनों पंचायतों को देना होगा, खास तौर से क्षेत्र पंचायत को देखना होगा कि वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि अपने जुरिडिक्शन में दे सकती हैं।
फिर पार्टिसिपेटिंग डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ फैसिलिटेटर को एक समन्वय करना पड़ेगा। फिर जिस दिन ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है, डिस्कशन करने के बाद, फ्रेमवर्क तय करने के बाद उसको फाइनलाइज करके विशेष ग्राम सभा में या क्षेत्र पंचायत की बैठक में, जिला पंचायत की बैठक में इसको फैसिलिटेट करेगा। ड्राफ्ट सिटीजन चार्टर जो है उसको पढ़ना है, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे फीडबैक लेना है, सुझाव लेना है और फाइनली उसको फिर स्पेशल ग्राम सभा में या क्षेत्र पंचायत की बैठक में, जिला पंचायत की बैठक में उसको अप्रूव कर देना है। और अप्रूव करने के बाद पोर्टल में उसको अपलोड करना है उस सिटीजन चार्टर को। यानी जितनी सर्विसेज देनी है, हमारा एक्स पंचायत है वो 10 सर्विसेज देती है और वाई पंचायत 20 सर्विसेज देती है, तो एक्स पंचायत 10 सर्विसेज को अपलोड करेगी, वाई पंचायत 20 सर्विसेज को। और ये पोर्टल है पंचायत charter.nic.in। ये इसकी बिल्डिंग का है। एक बार मैं बस स्लाइड को रन थ्रू कर दूं, फिर आपसे ही पूरा इंटरेक्शन करना मुझे, बस पेशेंटली। हाँ कहिए डिपेंड। सर मैं ये कह रहा था, ये जो पूरा एक्सरसाइज है, एक तो ये जानना चाह रहा था कि क्या 7791 तरह के सिटीजन चार्टर बनाए जाएंगे? मतलब हर ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर बनेगा, हर ग्राम पंचायत का अलग अलग हो सकता है ये? बिल्कुल बिल्कुल। सर्विसेज जो हैं वो लिस्टेड है। हाँ, वो डेफिनेटली लिस्टेड है। अच्छा। और कुछ ग्राम पंचायत की कैपेसिटी ज्यादा सर्विसेज देने की है, हो सकता है मैदान का वहां पर ओएसआर का है, नेटवर्किंग है, वहां पे इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चरल लैंड है, तो जिसका जो सर्विसेज का एम्बिट होगा, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब पांचों उंगलियों को खींच के एक जैसा करके सबको एक समान सर्विसेज देनी है, नहीं, सबकी कैपेसिटी अलग हो सकती है। तो अच्छा, अब इसमें सर हमको बहुत संदेह है इस काम में। कारण ये है कि ये ऐसा होता कि एक मॉडल सिटीजन चार्टर जैसे जब सूचना अधिकार बना था तो सबको मैनुअल लगाना था, तो एक मैनुअल डायरेक्टरेट से बन गया और वो चला गया। उसी को जिस जिले में एडीओ पंचायत का नाम जो था, डीपीआरओ का नाम जो था, उन्होंने बदल लिया और बाकी चीजें एज इट इज रह गई। अब इसमें अगर जिस काम को मतलब कई बार डीपीआरओ लोगों को ही कंफ्यूजन है, और ये बहुत दूर की बात है कि सेक्रेटरी ग्राम पंचायत अधिकारी के अलावा कोई और पार्टिसिपेट करेगा, ये बहुत दूर की बात है। मीटिंग ऐसी बहुत सारी हो गई, 15-16 साल से तो हम लोग भी हैं सर, साथ में काम कर ही रहे हैं कि ये कोई और सेक्रेटरी के अलावा कोई और विभाग आएगा, ये बहुत कठिन बात है। तो अब एक नया काम हम उनको ऐसा दे दे रहे हैं जो उनकी क्षमता से बाहर का है, मतलब ये जानते हुए कि वो कर ही नहीं पाएंगे, उनके पास न तो इतना समय है न उतना योग्यता है कि वो सिटीजन चार्टर सेक्रेटरी बना ले। तो बेहतर होता मेरी समझ में सर कि एक मॉडल। अच्छा, दूसरा, क्या हम कोई ऐसा सिटीजन चार्टर बना सकते हैं जो हमारा सेवा का अधिकार है? सेवा का अधिकार में बहुत सारी सेवाएं राज्य सरकार ने प्रेस्क्राइब कर रखी हैं, उनकी फीस प्रेस्क्राइब कर रखी है, उनका अपीलेट अधिकारी प्रेस्क्राइब कर रखा है, और वो राज्य सरकार के लेवल पर चीफ सेक्रेटरी साहब के लेवल पर ये सब तय हो चुकी होंगी हाईएस्ट स्तर से। तो अब पंचायतें क्या हमारे यहाँ की इतनी योग्य और सक्षम है, किसी भी जिले की कोई भी पंचायत एक भी, कि वो कोई नई सेवा अपने से दे पाएगी? ये मुझे संभव नहीं लगता सर। तो मेरा अनुरोध ये था कि एक सिटीजन चार्टर लमसम बन जाता, जो चीजें सब कॉमन है, और उसका मूल आधार हो जाता सेवा का अधिकार, और उसी को फिलहाल सब जगह पास कराने का शेड्यूलिंग वगैरह हो जाए, वही बड़ी बात होगी, बजाय इसके कि वो उस लेवल पर सेवा को पढ़ें, समझें और अपनी क्षमता के हिसाब से नई सेवा बनाएं। मेरा अपना ये अनुरोध था सर, और मेरा ये अपना समझ था सर। दो चीजें देखनी होंगी जब भी आप सिटीजन चार्टर को फाइनलाइज करोगे, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट
के रूप में देखना है तो पंचायती राज डिपार्टमेंट राइट टू सर्विस एक्ट में 9 सर्विसेज दे रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर डिपार्टमेंट के रूप में देखना है, पंचायत के रूप में नहीं, तो पंचायती राज डिपार्टमेंट राइट टू सर्विसेज एक्ट में 9 प्रकार की सेवाएं दे रहा है। जन्म पंजीकरण, प्रमाण पत्र 30 दिन के भीतर, जन्म पंजीकरण व प्रमाण पत्र 30 दिन से 1 वर्ष के भीतर, जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र 1 वर्ष के उपरांत, ये 3 सेवाएं हो गई। इसी तरीके से मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र की 3 सेवाएं हो गई। परिवार रजिस्टर पंजीकरण प्रतिलिपि 1 सेवा है। निजी भवन निर्माण हेतु अनापत्ति परमिशन देना और शौचालय प्रमाण पत्र, ये डिपार्टमेंट नोटिफाइड हुए हैं। तो जो आपने कहा कि सेवा का अधिकार में पंचायत को नोटिफाई नहीं किया गया है, सिटीजन चार्टर पंचायत के लिए है, तो हम इसकी हेल्प ले सकते हैं, इसके निरूपण में इसकी हेल्प ले सकते हैं। ये सिर्फ पंचायती राज की है। आरडी की 2 स्कीम्स है, मनरेगा के लिए जॉब कार्ड उपलब्ध कराना और सेवा देना, यानी कि जब डिमांड हो तो उनको सेवा, नौकरी देना, एम्प्लॉयमेंट देना। स्कीम को देखा जाए तो आरडी के लिए वीडीओ उसके लिए डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, लेकिन पंचायत भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर हो सकता है। लाइन डिपार्टमेंट अगर मनरेगा का काम कर रहा है तो कोई भी गांव का आदमी वो लाइन डिपार्टमेंट से आके कह सकता है कि हमको जॉब चाहिए। तो ये बहुत ही बैलेंसिंग वाला काम है, बहुत माइन्यूट काम है। मेरी बात समझेंगे। इसीलिए सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ कलेक्टर साहब या सीडीओ साहब की अध्यक्षता में आप लोग एक मीटिंग कराइए और एक फ्लो चार्ट बना लीजिए कि क्या क्या सर्विसेज जो हैं राइट टू सर्विस एक्ट में है और क्या क्या सर्विसेज पंचायत के लेवल पे दिए जाने। यहां से जो आप कह रहे हैं कि मॉडल मिल जाए, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिटीजन चार्टर का जो दिया है वो, और जो भी लिटरेचर है वो आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। क्योंकि मेरा इसमें मैं इसलिए एक्सक्यूज मांगूंगा क्योंकि मुझे भी करीब 5 साल हो गया फील्ड छोड़े हुए, तो कौन सी सर्विसेज के लिए क्या एप्रोप्रिएट अथॉरिटी हो सकती है, इसके लिए मुझे आप लोगों का ही सपोर्ट चाहिए होगा। बाकी इसको फाइनलाइज करने के लिए डीपीआरओ जो है वो बेस्ट अथॉरिटी हो सकते हैं, जो मुझे लगता है। अपनी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। हो सकता है कि मेरी बात से सब लोग संतुष्ट ना हो पाए। एजेंडा जो है वो है पंचायतों के लिए नागरिक घोषणा पत्र। उसके स्टेप्स हैं कुछ, इसको फॉलो करने होंगे। हर ग्राम पंचायत को एक विजन और मिशन देना होगा। उसका विजन कुछ अलग हो सकता है दूसरी पंचायत से, उसका मिशन यानी कि उसकी दृष्टि क्या है और लक्ष्य क्या है। दृष्टि का मतलब आने वाले 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए वो कौन सी सेवाओं को अपने एम्बिट में लाना चाहती है, यानी कि भविष्योन्मुखी हो गया। और अगर विजन क्लियर हो गया, विजन सेट हो गया, तो फिर मिशन होता है कि छोटे छोटे लक्ष्यों के साथ उन सेवाओं को कैसे हम अप्रोच कराएं, कैसे जनता तक एक्सेस कराएं। फिर पंचायत विशिष्ट सेवाओं की पहचान करनी है हमको, यानी कि जो पंचायत स्पेसिफिक सर्विसेज हैं। हमारा एक्ट बहुत बड़ा मददगार हो सकता है, उससे भी सेवाओं को लिया जा सकता है। फिर मापदंड की बात आई, कौन से फॉर्मेट्स होंगे, वो इंपॉर्टेंट चीज हो गया। तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि देखिए, ये फाइनली कोई भी फ्रेमवर्क जो होता है वो एक बार में नहीं बनता है। डिपार्टमेंट को एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा कि पहले साल में कितनी सेवाएं इजीली पंचायत दे सकती हैं। उसके बाद फिर ये इवॉल्विंग सिस्टम होगा। नेक्स्ट ईयर पंचायत की कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी, 2-3 सर्विसेज और बढ़ा देंगे, फिर और इस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स पंचायती राज जो तीसरी पंचायतें हैं वो एक अच्छा सर्विसेज देने की कैपेसिटी में आ जाएंगे। तो ये एक इवॉल्विंग सिस्टम होगा, एक दिन में, एक साल में नहीं बनेगा। जिन जिन राज्यों ने भी बनाए हैं उन्होंने भी 10 साल, 20 साल, 15 साल लगाए हैं इस लेवल पे आने के लिए। उसके बाद शिकायत निवारण का, तो शिकायत निवारण का सिस्टम हम जो सेवा का अधिकार अधिनियम में जो
एपेलाइट अथॉरिटी हैं उनको हम ले सकते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं। टेम्पलेट तो वही टेम्पलेट जो आप कह रहे हैं, और चूंकि एप्लीकेशन बेस्ड है, तो अगर दिनेश बताएंगे सीधा एप्लीकेशन पे ले जाके तो और आसान होगा समझने में। यही पूरा प्रोसेस फ्लो है जो मैंने बताया कि विजन और मिशन तय हो, कुछ आइडेंटिफाई सर्विसेज हो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर पे, जो उनकी कैपेसिटी है, यानी कि जो देने लायक है। स्टैंडर्ड्स तय करने पड़ेंगे, टाइमलाइंस। अब जैसे कि मैं बताऊं, जन्म